गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रैक केस स्टडीज़ एंड बिजनेस स्टडीज़। 10th तक आपने स्ट्रेट क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं जिसमें केस स्टडीज़ नहीं थी। केस स्टडीज़ का मतलब जो चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको वो कितना समझ में आया यह जानने के लिए आपको एक परिस्थिति दी जाती है, एक कहानी दी जाती है, उसमें आप उस नॉलेज को अप्लाई करके बताएंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, या यह कहानी जो है इसमें कौन से पार्ट इस चैप्टर के किस फीचर या किस टॉपिक की तरफ इशारा करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, वो तरीका आज हम जानेंगे। तो मैंने जो है बुक ली है आपका सपोर्ट मटेरियल, क्योंकि ये सबके पास कॉमन एक जैसी किताब है। तो चैप्टर के एंड में जो है आपको मैं लास्ट के 3 क्वेश्चंस ले रही हूँ। ये लास्ट के 3 तीनों अलग अलग प्रकार की केस स्टडीज़ हैं जो यूजुअली एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। पहले में हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। केस स्टडीज़ का पहला रूल है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, केस या कहानी बाद में पढ़ें। तो इसमें जो है क्वेश्चन दे रखा है नंबर 1 कि मिस मीना जो है कॉलेज में पढ़ाती हैं, ये किस प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी है। और दूसरा क्वेश्चन है मिस्टर कुणाल जो वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये किस प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी है और क्यों। देखिए जैसे ही हम दोनों क्वेश्चन में एक चीज़ पढ़ रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी पूछा कौन सी, तो हम अपना माइंड फोकस कर लेंगे ह्यूमन एक्टिविटी की तरफ। इस चैप्टर में तो बहुत कुछ है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, आपके बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट हैं, इंडस्ट्री के टाइप्स हैं, और ट्रेड है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। तो इसने क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया, आपको इधर उधर नहीं जाना, आपको ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तरफ जाना है, जो 2 ही हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। यानी आपका आंसर या तो इकोनॉमिक होगा और या नॉन इकोनॉमिक। तो ये एक बेस पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए केस स्टडीज़ की शुरुआत, सॉल्व करने की शुरुआत हम कहाँ से करें। आपको रिवर्स क्वेश्चन पढ़ना है और ये देखना है कि हमें ढूंढना क्या है। हमें ढूंढना है ये कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है, इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक। अब हम कहानी पढ़ेंगे और अपना प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। पहले मिस मीना एक कॉलेज में लेक्चरर है। कॉलेज में लेक्चरर है, देखिए तो किसी के अंडर कार्यरत है। उनको महीने के 72,000 रुपये सैलरी के रूप में, रेम्यूनरेशन के रूप में मिलते हैं। तो आप सोचिए कि अगर किसी के अंडर रह के तनख्वाह मिल रही है, ये हमारी एक कौन सी एक्टिविटी है। एक्टिविटीज़ 2 ही हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो अब आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें पैसा कमाया जा रहा है, तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई, इकोनॉमिक। अब जैसे ही हमने पढ़ा ना, अगर हमने ये नहीं पढ़ा होता क्वेश्चन में कि टाइप ऑफ एक्टिविटी पूछी है ह्यूमन एक्टिविटी, तो हम इसका आंसर सीधा लिखते बिना क्वेश्चन पढ़े कि क्योंकि ये लेक्चरर है, कहीं से तनख्वाह ले रही है, तो ये एम्प्लॉयमेंट है। जबकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक। तो आपने लिखना है पहले का आंसर कि मिस मीना जो है कॉलेज में लेक्चरर के तौर पे कार्यरत है और वो महीने की 72,000 सैलरी रहती है। इस एक्टिविटी में धन का कमाना शामिल है, इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आगे उसने बताया है कि मिस्टर कुणाल जो है 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करते हैं अपने लिए, अपने घर के यूज़ के लिए, और 2,000 क्विंटल जो है वो बाहर सेल करते हैं। और क्वेश्चन था कि जो वो अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कौन सी एक्टिविटी है। तो देखिए अपने लिए भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये भी इकोनॉमिक है। क्यों? अगर वो ये नहीं करते तो ये वो बाहर से खरीदते, उस वक्त उनको पैसा जो है वहाँ खर्च करना पड़ता। तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें सेविंग ऑफ मनी है। जो पैसा आप बाहर दुकानदार को देते वो आप स्वयं को दे रहे हो, या नहीं दे रहे हो तो ये आपने जो है मेहनत से कमाया है, इसको, इस अनाज को कमाया है, कहीं से खरीदा नहीं। तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि ओन कंजम्पशन जो है इससे उनका जीवन चलता है, उनकी लाइवलीहुड चल रही है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे हम अपना जीवन यापन करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इसमें तो 2 ही प्रश्न पूछे हैं। अगर तीसरा इसमें केस स्टडी में ना एक और केस वो कहानी दे रखी है एक थर्ड पार्टी के लिए, वो भी पढ़ लेते हैं कि मिस कीर्ति हैं, वो एक एजेंसी में जर्नलिस्ट हैं
और शाम को वो जो है अपने ऑफिस के कुछ पास स्लम चिल्ड्रन हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे रहते हैं, उन्हें पढ़ाने का काम करती है और बदले में उनसे कुछ पैसा नहीं लेती। अगर इससे उनको साइकोलॉजिकल और मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। हालांकि इस क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है मिस कीर्ति के कार्य के बारे में, लेकिन सपोज पूछा होता कि वो स्लम चिल्ड्रन को पढ़ा रही हैं और फीस नहीं लेती हैं, तो ये कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है? तो ये नॉन इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी है। हालांकि देखो इसमें यह प्रश्न उठता है कि अगर वो बच्चे फीस दे रहे होते, अगर दे रहे होते, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक नहीं थी, ये इकोनॉमिक थी। जो सर्विसेज हम दूसरों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जैसे एक डॉक्टर किसी पेशेंट का फ्री में इलाज करता है या अपने बेटे का ही फ्री में इलाज करता है, सर्विसेज जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट मानी जाती हैं और उनको हम जो है इसमें काउंट नहीं करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो डॉक्टर अपने बेटे का इलाज कर रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक है। हाँ, किसान गुड्स खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहा है तो वो इकोनॉमिक है क्योंकि वो बाहर से खरीदता है। स्वयं को सर्विसेज देना जो है वो हमारी नॉन इकोनॉमिक है, लेकिन स्वयं के लिए प्रोडक्शन करना इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। अब इस कीर्ति तो अपने लिए कुछ कर नहीं रही है, बाहर वाले लोगों को ही फ्री में पढ़ा रही है, इससे उसको साइकोलॉजिकल और सोशल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल और सोशल सेटिस्फेक्शन या मेंटल सेटिस्फेक्शन तो ये वर्ड्स होते ही इस्तेमाल वहाँ है जहाँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर मिस कीर्ति का पूछा होता तो आप जो है यहाँ लिखते कि शी इज़ परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना, या आइडियाज तो पता चल गए क्या लिखने हैं। तो इसमें दो प्रश्न पूछे, आप पहला आंसर नंबर 1 लिखते, तो आंसर नंबर 41 का पार्ट 1 आप लिखते इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगली लाइन में लिखते रीज़न कि क्योंकि वह जो है पैसा कमा रही है, अपना जीवन यापन का साधन है उसका लेक्चरर के रूप में कार्य करना, इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर एक लाइन छोड़ते, फिर लिखते पार्ट 2, उसमें लिखते मिस्टर कुणाल अपने लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगली लाइन में लिखते क्यों, रीज़न लिखते इसका, क्योंकि अगर वो ये अनाज स्वयं के लिए प्रोड्यूस नहीं करते तो वो बाहर से खरीदते, और बाहर से खरीदते तो उस वक्त उनको पैसे देने पड़ते, इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये जो केस स्टडीज़ है ना, इनको बस आपको ये पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। इनमें लिखना कम पड़ता है और नंबर ज़्यादा आते हैं। जैसे आपको 1 नंबर मिलेगा सिर्फ ये लिखने का कि जो मिस मीना है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, जस्ट 2 वर्ड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर आपको रीज़न का मिलेगा, 1 नंबर आपको मिस्टर कुणाल की एक्टिविटी, टाइप ऑफ एक्टिविटी लिखने का मिलेगा, और 1 नंबर क्यों जो है सेल्फ के लिए प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको लिखने का। तो इस प्रकार 4 नंबर बनते हैं। जबकि वैसे अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो काफ़ी डिटेल्ड होता है, ऑलमोस्ट उसमें जो है 20 लाइन्स भरनी पड़ती है, इसमें 4 लाइन करके एंड यू विल गेट 4 मार्क्स। तो ये अटेम्प्ट करने ईजी होते हैं, बट यू आर डूइंग दैम फर्स्ट टाइम, तो इसका स्टार्टिंग से ही आप तरीका सीख लीजिए। तरीका यही है कि आपको नीचे से यानी कि रिवर्स जो है वो क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करना है। आपको सबसे पहले यह देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, तो आप चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि 2 ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, एक इकोनॉमिक और एक नॉन। तो आप अपने आंसर को सर्च करने के लिए अपना फोकस केवल वहीं रखेंगे, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको केस स्टडी तो नहीं कहेंगे लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको एक एक वर्ड लिखना है और उसी का आपको एक एक नंबर मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन एक डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 40 आपके सपोर्ट मटेरियल का। आपको बताना है कि ये जो 6 एक्टिविटीज़ दी गई हैं इनमें कौन सा बिजनेस है, कौन सा प्रोफेशन है और कौन सा एम्प्लॉयमेंट। इसमें रीज़न नहीं पूछा कि क्यों, लेकिन मैं आपको साथ साथ रीज़न भी बताऊंगी, कभी कभी क्वेश्चन में रीज़न भी पूछा जाता है। तो आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। पहले में लिखेंगे नंबर, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 का नंबर 1 पार्ट आई है। दूसरे में लिखेंगे कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, बिजनेस है, प्रोफेशन है या एम्प्लॉयमेंट है।
और तीसरे में लिखेंगे रीज़न। अब जैसे पहला है, हरी सेल्स मोबाइल फोन्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर। हरी जो है अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे मोबाइल फ़ोन बेचता है। एम्प्लॉयर यानी किसी ने नौकरी दे रखी होगी, तो ये क्लियर कट ये एम्प्लॉयमेंट ही होगा। तो आप लिखेंगे पहले कॉलम में 1, फिर आप दूसरे कॉलम में जाएंगे, वहाँ लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट, और अगर रीज़न भी पूछा हो तो तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे क्योंकि वह अपने एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है, उसके अंडर काम कर रहा है, इसलिए रोजगार। दूसरा है, इट रिक्वायर्स मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन। से इन तीनों में सबसे कम एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमें बिजनेस में ही चाहिए होती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में अगर अनस्किल्ड लेबरर है तो बिना पढ़े लिखे भी काम चल जाता है, लेकिन इंजीनियर्स भी एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, वो तो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में तो डिपेंड करता है किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट है, पर बिजनेस जो है इवन अगर हम हमने स्कूल अटेंड भी नहीं किया है तब भी हम कर लेते हैं। इवन एक छोटा सा चने बेचने वाला जो होता है वो भी एक बिजनेसमैन ही होता है। तो लेवल डिपेंड करता है। तो बिज़नेस, ये हमारी एक्टिविटी बिजनेस है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में नंबर 2, दूसरे में हम लिखेंगे बिजनेस और तीसरे में ये रीज़न। इसी प्रकार तीसरा है, ए हॉकर सेल्स टॉयज फॉर चिल्ड्रन आउटसाइड ए फंक्शन। तो एक हॉकर है, वो सामान बेच रहा है, अब वो किसी के लिए काम नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा है, लेकिन ये प्रोफेशन में नहीं है क्योंकि इसमें डिटेल्ड या इन डेप्थ आपको एक्सपीरियंस और एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो इट इज़ अ बिजनेस, तो आप लिखोगे टाइप ऑफ एक्टिविटी में बिजनेस। फोर्थ है, संजय जो है हाई कोर्ट में एडवोकेट। देखिए खाली एडवोकेट लिखा होता है, वो सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने लेवल पे, अपना उन्होंने ऑफिस खोल रखा है या लीगल फर्म खोल रखी है, तो ये प्रोफेशन होता है। लेकिन वो हाई कोर्ट में सरकारी एक तरीके से एडवोकेट हैं, तो इसमें आपका आएगा कि वो एम्प्लॉयमेंट है। अब अगर इसी में लिखा होता संजय इज सर्विंग इन हाई कोर्ट एज ए गवर्नमेंट एडवोकेट, तो ये एम्प्लॉयमेंट है। अगर वो सेल्फ प्रैक्टिस में है और फिर हाई कोर्ट में सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये प्रोफेशन है। तो इसमें ना एक वर्ड मिस प्रिंट है, संजय इज TEH लिखा हुआ कुछ, तो पेपर में तो ऐसी मिस प्रिंटिंग नहीं आएगी। तो अगर लिखा है कि हाई कोर्ट में सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, लेकिन है प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले, तो ये आपका आंसर प्रोफेशन है। लेकिन लिखा होता है कि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट से ही उनको तनख्वाह मिलती है, तब आपका एम्प्लॉयमेंट आंसर है। फिफ्थ है, ध्रुव जो है एक कंपनी में मैनेजर है, तो वो तो कंपनी के कर्मचारी हो गए, तो डेफिनेटली इट इज़ एम्प्लॉयमेंट। सिक्स्थ है, एक पर्सन जो है रोड साइड पे स्कूटर रिपेयर करता है, तो वो अपने लिए काम कर रहा है, किसी कोई उसका बॉस नहीं है, तो ये बिजनेस होगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक एक वर्ड लिखने का, इसमें एक एक नंबर है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं बहुत स्कोरिंग भी होते हैं और इजी भी होते हैं। यू शुड नॉट लीव सच क्वेश्चंस, तो आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिया गया था ड्यूरिंग ईयर डिपार्टमेंट की जो क्लास लगी थी, और आपने पूछा भी था उसमें काफ़ी बच्चों ने कि मैडम इसका इस चीज़ का क्या आंसर है। तो उससे मिलता जुलता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आगे के यूनिट्स में भी मिल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा इनसे केस स्टडी ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नवेली ने एक होम साइंस में ग्रेजुएशन किया है एक अच्छे कॉलेज से, और एक कुकरी कोर्स भी किया है कुकिंग का, यानी अब वो अपना वेंचर कैपिटल खोलना चाहती है। और जैसे देखा हम गलती कर गए, हम केस पढ़ने लगे, हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। वापस आते हैं, आपको बताना है बेस्ड ऑन द अबव पैरा आइडेंटिफाई एंड कोड द फैक्टर्स दैट शी हैज़ कंसिडर्ड टिल नाउ फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने कौन कौन से फैक्टर सोचे हैं। तो फोकस बना लीजिए कि पूरे चैप्टर में हमें जो लास्ट वाला टॉपिक था आपके चैप्टर का, कि बिज़नेस को शुरू करने से पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए या कौन सी बातों के बारे में विचार कर लेना चाहिए, उन चीज़ों को आप माइंड में रखें। तो उसमें था साइज सोचेंगे बिज़नेस का, लाइन सोचेंगे, बिज़नेस में कितनी पूंजी चाहिए ये सोचेंगे, प्लांट कहाँ और कैसे लगाया जाएगा ये सोचेंगे आदि। तो माइंड में वो वाली बातें रखें। अब दोबारा आते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो आपको वो वाले फैक्टर्स लिखने हैं, और साथ में पूछा है इसमें कोट द फैक्टर्स। कोट मतलब इसी क्वेश्चन में से आपको वो लाइनें निकालनी है जिनसे आपको पता चल रहा है कि इस फैक्टर को उसने सोचा है।
तो हमें वो लाइनें भी ढूंढनी है, अंडरलाइन कर लेनी है, उनको लिखना भी है। तो नवेली ने अभी होम साइंस में ग्रेजुएशन किया है और साथ में कुकिंग का कोर्स भी किया है। वो एक अपना वेंचर, खुद का बिजनेस स्टार्ट, ओन वेंचर, OWN लिखा हुआ, अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं और उसमें हेल्थ फूड बनाना चाहती हैं अच्छे सही कीमतों पर। तो काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करके उसने डिसाइड किया कि मैं रेडीमेड और रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक और मिल्क शेक बनाऊँ, ये उसका प्रोडक्ट है। और उसने 5 लाख की सेविंग और जो है एक लोन सोचा कि 10 लाख रुपए का लोन ले लूँगी, 5 लाख सेविंग ले लूँगी। यानी उसने आइडिया लगा लिया कि लगभग 15 लाख रुपए मुझे चाहिएंगे, 5 लाख मेरे पास सेविंग है और 10 लाख रुपए मैं बैंक से लोन ले लूँगी। अब यही क्वेश्चन है कि आप बताइए उसने कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखा और वो लाइनें भी लिखी। तो फिर से देखिए, अटेम्प्ट आपने वैसा करना है, 2 कॉलम्स बना लेने, टेबल बना लेनी है, एक में लिखना है फैक्टर और दूसरे में लाइन, जो आप क्वेश्चन सही निकालेंगे। तो देखिए, जब वो उसने डिसाइड किया कि वो हेल्थ फूड बनाएगी और उसमें भी उसने ये डिसाइड किया रेडीमेड और रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक्स एंड मिल्क शेक्स बनाएगी, तो आप लिखेंगे पहला फैक्टर तो उसने लाइन ऑफ बिजनेस चूज की है, जो है वो डिसाइड कर लिया है। तो फैक्टर वाले कॉलम में लिखेंगे लाइन ऑफ बिजनेस और दूसरे कॉलम में वो लाइन लिखेंगे। लाइन आपकी ये है, आफ्टर एनालाइजिंग वेरियस ऑप्शन शी डिसाइड्स, यहाँ से शुरू होगी लाइन, शी डिसाइड्स टू सेल रेडीमेड एंड रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक्स एंड मिल्क शेक्स। ये लाइन आपको पूरी लिखनी है। तो 1 नंबर आपको आमतौर पे मिलता है वो फैक्टर लिखने का, तो चूजिंग लाइन ऑफ बिजनेस। 1 नंबर आपको मिलता है ये लाइन देख कर लिखने का, फैक्टर लिखने का 1 नंबर, 1 नंबर लाइन लिखने का। कभी कभी आधा नंबर फैक्टर लिखने का होता है और आधा नंबर जो है वो लाइन लिखने का भी होता है। आमतौर पर 1-1 नंबर का आता है। उसके बाद जब वो बता रही है कि 5 लाख की सेविंग इस्तेमाल करूँगी और 10 लाख का लोन, तो डेफिनेटली उसने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को स्टडी कर लिया है। तो दूसरा आपका फैक्टर हो गया फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और हेडिंग हो गया फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फैक्टर का, और दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे ये लाइन, शी हैज़ ए सेविंग ऑफ ₹5 लाख एंड विल टेक ए लोन ऑफ ₹10 लाख। 1 नंबर फैक्टर लिखने का हो गया, 1 नंबर लाइन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है ऑल्सो एक्सप्लेन अदर 3 फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड। इन दोनों के अलावा कोई अन्य 3 फैक्टर बताने हैं। तो अच्छा, एक और फैक्टर इसमें रह गया कि जब उसने कहा कि शी विश टू हर ओन वेंचर, अपना बिजनेस चाहती है, तो लाइन भी हमने डिसाइड कर दी थी। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी उसने सोच लिया। तीसरा फैक्टर फॉर्म में क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि वो कह रही मैं अपना बिजनेस शुरू कर रही हूँ। अब इन 3 के अलावा और भी फैक्टर्स पूछे तो बाकी बहुत सारे, जैसे प्लांट लेआउट था, आप वैसे ही जो है 3 अदर फैक्टर्स लिख सकते हैं। और ये भी ध्यान से पढ़ना है, उसने बोला है एक्सप्लेन, तो खाली नाम नहीं लिखने हैं। जैसे आपने लिखा प्लांट लेआउट, फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इसी प्रकार जो है अगर आप लिख रहे हैं कि साइज ऑफ बिजनेस डिसाइड करना है, तो साइज ऑफ बिजनेस आपका हेडिंग हो गया, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। अच्छा, बिजनेस स्टडीज़ में ना कुछ शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे लिखा है नेम द फैक्टर, नेम मतलब सिर्फ नाम लिखना है। लिखा है स्टेट द फैक्टर, तो नाम भी लिखना है और उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, थोड़ी सी। और अगर लिखा है एक्सप्लेन, तब आपको हेडिंग यानी नाम भी लिखना है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी है। राइट इन ब्रीफ, ब्रीफ मतलब थोड़ा लिखना है। अच्छा, इलेबोरेट, इलेबोरेट का मतलब एक्सप्लेनेशन अच्छी चाहिए और विद एग्जांपल चाहिए। तो इन शब्दों का आप ध्यान रखें। डिस्क्राइब का मतलब यही होता है कि आप एक्सप्लेनेशन अच्छी देंगे, अच्छी इन द सेंस कि विद एग्जांपल्स देंगे। तो आप इन चीज़ों को ना ध्यान रखें कि क्वेश्चन में पूछा गया, लिखा है नेम, तो नेम लिखो। स्टेट का मतलब नेम और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। डिस्क्राइब लिखा है, इलेबोरेट लिखा है, एक्सप्लेन लिखा है, तो मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए विद एग्जांपल प्रेफरेबली। और लिखा है कोट द लाइन्स, कोट लाइन का मतलब ऊपर जो आपकी केस है उसमें से लाइनें निकालिए और उन लाइनों को एज इट इज़ देख करके लिख देना आपको, यही लाइन। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट फैक्टर तो गलत लिख रहा है या जो चीज़ पूछी है वो गलत लिख रहा है, लेकिन लाइन सही लिख रहा है, तो लाइन के मार्क्स मिल जाते हैं आपको। कई बार खाली लाइन भी पूछी होती है कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ में से वो लाइनें बताइए, जिससे ये पता चलता है कि ये प्रोफेशन है, तो खाली लाइन के भी मार्क्स मिल जाते हैं, जो कि हमें ऊपर पैरा में से देख के ही लिखनी है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही केस स्टडी करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, रिवर्स क्वेश्चन शुरू करें,
स्टेट, नेम इत्यादि शब्दों का ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।